हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी को की एक एक लाइन को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और पूरा जो इवन फ्रॉम आउट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, उन सब को भी करेंगे। तो ये ओवरऑल एक वीडियो रहेगा जिसमें हम कंप्लीट जो नीट एग्जाम के लिए बेसिकली जितना भी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन से पढ़ने की आवश्यकता है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इन सब का डाइजेशन कैसे होता है और उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन कैसा होता है ये पढ़ेंगे। एंड इन द एंड वी विल एंड दिस वीडियो बाय लर्निंग द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? हम खाना खाते हैं, राइट? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में कितने सारे सिस्टम रन कर रहे हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। इन सब को करने के लिए हमें जो है फूड को चाहिए। लेकिन क्या ऐसा फूड चाहिए? क्या जो हम खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को अब्जॉर्ब हो रहा है? क्या वहीं उससे डायरेक्टली एनर्जी मिल सकती है? नहीं। उसके लिए हम उस खाने को पहले प्रोसेस करते हैं, उस खाने को उस फॉर्म में लाते हैं जिससे वो हमारी बॉडी के यूटिलाइज कर सके। तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, उस फॉर्म पे कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। सो डाइजेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स अनअब्जॉर्बेबल फूड टू सिंपल soluble form, right? This is what the digestion is. अब देखो, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है स्टार्च या पॉलीसैकेराइड्स कह लो। What are these? These are the complex carbohydrates और सिंपल फॉर्म इनका होता है मोनोसैकेराइड्स, जिसमें कि ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज आता है और फ्रक्टोज आता है। तो हमने जो स्टार्च खाया, हमारा बेसिक जो डाइजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसको जो है इन 3 सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फिर हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, राइट? मीट खाया, प्रोटीन आया। तो इस प्रोटीन जो है, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हमें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। ओके, देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव फैट्स। फैट्स में बेसिकली हमारा जो डाइट है उसमें ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड होता है, तो इसको हमें फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड, राइट? जो खा रहे हैं उसका अपना आरएनए डीएनए भी तो होगा, है ना? हर एक सेल का होता है। तो प्लांट खाएंगे तो उसका भी आरएनए डीएनए होगा, मीट खाएंगे तो भी होगा। तो उसको हमें नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों में कन्वर्ट करना होगा। ये सारे जो हैं, दीज आर अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, दीज कैन गो टू द ब्लड और ब्लड से ये सारे जाएंगे टिश्यूज या सेल्स में। ओके, अब ये जो प्रोसेस है वाया सर्कुलेशन, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म को ब्लड में लेके जाएंगे, इसको हम बोल देते हैं अब्जॉर्प्शन। ओके, और ये जो प्रोसेस है जिसमें टिश्यूज उस खाने को यूटिलाइज करें, इसको हम बोल देते हैं असिमिलेशन, राइट? तो आई थिंक आपको डाइजेशन का पता चल गया होगा। तो बाकी हमारी डाइट में क्या क्या होता है? जैसे मैंने बोला डाइट में ये सब होता है 1 2 3 4, और हमारी डाइट में क्या होता है? पानी होगा, राइट? पानी पिएंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, आइंस होंगे। अब इन सब को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली गो टू द ब्लड, ये सीधा ही ब्लड में जा सकते हैं। ओके, तो डाइजेशन हमें इन चारों की चाहिए। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब इस डाइजेशन को करने के लिए हमारे अंदर बॉडी में अच्छा खासा सिस्टम दे रखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किससे बना है? एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एक्सेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये 2 मेन चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रही हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से स्टार्ट हो जाती है,
माउथ से एनस तक चलती है। बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? माउथ के बाद क्या आता है? माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के में रेक्टम के बाद आता है एनस। तो दिस इज व्हाट आर एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ। एक्सेस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जो कि माउथ में है, फिर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं जो कि स्टमक में है, देन हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आते हैं, उसके बाद नीचे आ जाए तो लीवर है, पैंक्रियाज है। सो दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ डायग्राम जो है एनसीईआरटी से ही उठाई गई है सीधे सीधे। डायग्राम को देखें तो ये जो बाहर है दिस आर द लिप्स। लिप्स के अंदर क्या है? दिस कैविटी, दिस होल कैविटी, दिस कैविटी वी कॉल ओरल कैविटी। ये दिया गया ओरल कैविटी। देन ये जो ऊपर रेड दिखाया गया दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे, लोकेशन में पढ़ेंगे। फिर दो ग्लैंड्स नीचे होते हैं। तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, जिसमें कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और या सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं इसे, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। उसके नीचे ये कॉमन ये एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज नोन एज द फेरिंग्स। फेरिंग्स लीड्स इनटू अ ट्यूब जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। Esophagus opens into the stomach, ये J-shaped organ. Then stomach has, this is the small intestine begins from the stomach till the large intestine. लेकिन ये पहला रीजन को duodenum बोल देते हैं जो कि C-shaped होता है। दूसरा रीजन जो है lustral जिसको हम jejunum बोल देते हैं, and then the last reason is known as the ileum. Ileum जो है it leads to the cecum. Cecum ये पहला पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम बर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन कोलॉन होता है जिसके 3 पार्ट है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। एंड देन देयर इज अ मस्कुलर सैक जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, एंड देन वी हैव द एनस। ओके, सो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जितना एनसीईआरटी में दिया प्लस कुछ इंपॉर्टेंट आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ कैविटी, ओरल कैविटी जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? दीज आर द लिप्स, लिप्स आर सराउंडिंग द माउथ फ्रॉम आउटसाइड, दीज वाइट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द टीथ। ओके, ये जो आपके माउथ का रूफ बना रहा है इसको हम बोलते हैं पैलेट। टंग के साथ अगर आप अपने माउथ के ऊपर के हिस्से को टच करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है जो आगे से हार्ड और पीछे से लिटिल सॉफ्ट है उसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट एक बैरियर है बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। ऑल्दो एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दिया गया है बट यू शुड नो। पैलेट के पीछे ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है इसको ओव्यूला बोलते हैं। जब खाना खाते हैं तो ये नेजल कैविटी को बंद कर देता है। देन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द टंग, सबकी जुबान होती है राइट। एंड व्हाट डू एल्स वी हैव? योर टंग जो है इज अटैच्ड टू द गम थ्रू दिस फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको फ्रेनुलम बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम। ओके, ओरल कैविटी में और साइड पे क्या है? दीज आर साइड पे चिक्स होते हैं, गालें जिसको बोलते हैं। ओके, तो ओरल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? टूथ, टंग, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं बीच में। और क्या होगा? इसमें पैलेट होता है, ओव्यूला होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर ओरल कैविटी में है। टिक के बारे में बात करते हैं। टिक का स्ट्रक्चर, टिक का जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसको हम क्राउन बोल देते हैं। क्राउन के नीचे ये गम्स है, ये जो रेड सा दिखा रहे हैं गम्स है। गम्स के अराउंड जो थोड़ा सा पार्ट होता है इसको हम नेक बोल देते हैं। और जो नेक के नीचे का सारा लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टिथ इसको हम बोल देते हैं रूट। ओके, सो अगर टिक की बात करें, टिक के स्ट्रक्चर की, जो सबसे बाहर व्हाइट सा पार्ट आपको दिखाई देता है अपने टिक का, इसको बोलते हैं इनेमल। बहुत ही द हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी, बोन सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में वो इनेमल है। इनेमल जो है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से, इन सब से बना होता है। ओके, तो बहुत ही डेंस होता है। इनेमल को अगर हटा दे तो अंदर जो बड़ा पड़ा है
विच इज द एक्चुअल ग्राउंड टिश्यू, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। दिस इज आल्सो हार्डर देन बोन, बोन से भी हार्डर होता है ये। डेंटाइन के बीच एक खाली जगह होती है जिसमें कि बहुत एक पल्प, पल्प समझते हैं, जेली लाइक सबस्टांस भरा होता है। इस कैविटी को, ये जो आपको दिखाई गई है दिस कैविटी, इसको हम बोल देते हैं पल्प कैविटी। इसमें क्या क्या होती है पल्प कैविटी में? पल्प कैविटी कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, तो ये सब इसमें होते हैं। These are the blood vessels, blue represents the veins, red represents the arteries, and these are the nerve vessels. So ये जो पल्प कैविटी है नीचे को रूट के साथ जो है कॉन्टिन्यूस होती है, ऐसे कनाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये नीचे को देखो, ये दो कैनाल्स बन रही है, किस साइड है किस साइड, इसको हम बोल देते हैं नाम रूट कैनाल। ओके, और रूट कैनाल से जो है नर्व वेसल्स, नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स जो है टिथ में एंटर करते हैं और टिथ से लीव करते हैं। दिस, अब टिथ का जो रूट है वो ये देखो, ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है इस साइड, इसको हम बोल देते हैं सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है? अटैचमेंट में मदद करता है। बोन जो है वो फॉर्मली अटैच हो, सॉरी टिथ जो है वो फॉर्मली अटैच हो जाए इस बोन से, तो उसका काम सीमेंटम करता है। ओके, सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ टिथ। I hope structure of teeth is clear. The outermost part of the outermost white part of the teeth that is visible to us is enamel. Below the enamel, the ground tissue is the dentine. In the dentine, there is a cavity known as the pulp cavity, which is filled with jelly-like substance containing the blood vessels and nerve fibers. This pulp cavity is continuous with the root of the tooth in the form of two canal-like structures, which we call the root canal. And here in the root canal, in the posterior most part of the root canal, there are openings through which the blood vessels and the nerve vessels enter and leave the tooth or the pulp cavity. Or around the root of the this teeth, there is a material which we call cementum, which helps in the attachment of the teeth to the bone more firmly. This is the jaw bone, lower jaw bone, या अपर jaw bone भी हो सकता है, सिंपल jaw bone कह लो, थोड़ा एल्वियोलर होता है ये देखो। ओके, अब डेंटेशन की बात करते हैं। ह्यूमन डेंटेशन के बारे में क्या क्या बताया जाए? पहले तो हमारे दांत जो है वो हेट्रोडोंट है, ठीक है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। आपके सारे टीथ एक तरह के थोड़ी हैं, है ना, तीन तरह के, चार तरह के टीथ है हमारे। पहले होते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स जो थोड़े इस तरह से होते हैं, इनका काम है कटिंग करना। ओके, फिर आते हैं हमारे पास कैनाइंस। कैनाइंस जो है शार्प पॉइंटेड होते हैं इस तरह से, इनका काम है टीयर करना। देन वी हैव प्रीमोलर्स प्लस मोलर्स विच हैव ब्लंट एंड्स, इस तरह से एंड्स होंगे। इनका काम है ग्राइंडिंग या मैस्टिकेट करना। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट वी डू हैव। अब इन्हीं टीथ के इन्हीं टीथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक डेंटल फार्मूला होता है। क्या होता है? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या बताता है? डेंटल फार्मूला बताता है कि इन ईच हाफ of the jaw, how many, what kind of teeth are present। देखो, ये बता रहा है कि अगर आप एक जॉ को ले लो और जॉ को आधा काट दो ऐसे, तो उसकी एक हाफ में कौन से टीथ और कितने टीथ जो है प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हमारा जो एडल्ट का डेंटल फार्मूला बनता है, डेंटल फार्मूला है ये, वो बन जाता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये ऊपर वाले अपर हाफ ऑफ द लोअर, हाफ ऑफ द अपर जा, एंड दीज आर द हाफ ऑफ द लोअर जा। इसमें पहले इंसीजर्स, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स, ठीक है। और अगर हम जो चाइल्ड होता है या मिल्क टीथ की बात करें, जब बच्चा होता है तो उसमें होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। फिर से वही इंसीजर्स, ये आ जाए इंसीजर्स, ये आ जाए कैनाइंस, दीज आर द प्रीमोलर एंड दीज आर द मोलर्स।
So this is the dental formula that you need to learn. Okay. देन ह्यूमन डेंटिशन की बात करें, पहला हेटेरोडोंट होता है, दूसरा बात करें डाइफायोडोंट। डाई मतलब टू, फायोडोंट मीन्स टू सेट ऑफ टीथ्स आर देयर। तो दो सेट ऑफ टीथ होता है, एक होता है परमानेंट टीथ जो कि बाद में आते हैं, उससे पहले जो होते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, जो 2102 वाले। तो बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स की जगह मोलर्स होते हैं। तो माइल्ड मिल्क टीथ की बात की, मिल्क टीथ को हम बोल देते हैं टेम्पररी टीथ या डेसिडियस टीथ, ये नाम याद रखना। परमानेंट टीथ जो अडल्ट के टीथ हैं। ओके, देन थर्ड विच काइंड ऑफ टीथ डू वी हैव? वी हैव द थिकोडोंट। थिकोडोंट, थिकोडोंट्स, थीको का मतलब क्या है? सॉकेट। हमारे दांत कैसे हैं? हमारे दांत ऐसे थोड़ी हैं, अगर ये दांत हो तो ये ऐसे पड़ा हुआ है बोन के ऊपर, है ना, ऐसे थोड़ी है। हमारे कैसे, ये बोन में ऐसे डिप्रेशन है और देन उसमें जो है ये टिथ जो है ऐसे करके लाई कर रहा है, राइट। तो हमारे बोन जो है दे आर इम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स। इस कंडीशन को बोलते हैं थिकोडोंट। और जो हमारे मोलर्स प्लस प्री मोलर्स होते हैं, इनको अगर ध्यान से देखो तो इनका लोअर जो नीचे का एरिया है, जैसे ये है, तो ये कैसा है? ब्लंट है, राइट, ब्लंट है और राउंडेड होता है। तो इन दोनों टीथ के टाइप को हम ब्रूनोडोंट भी बोल देते हैं। ब्रूनोडोंट इज फॉर मोलर्स एंड प्री मोलर्स ओनली। एनसीईआरटी में टर्म नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर याद करनी है तो। सो दिस इज अबाउट द टीथ एंड द डेंटल फार्मूला एंड द डेंटिशन। टंग की बात करें तो टंग जो है हमारी स्केलेटल मसल है, राइट। क्यों भैया? हम खुद चला सकते हैं टंग को। टंग को चलाने के लिए क्या खुद ब खुद थोड़ी चलती है? बोल लेंगे तो विल होगी तो बोल लेंगे, नहीं तो ये स्केलेटल मसल से बना होता है। टंग का सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता है, वो रफ होता है। रफ कैसे होता है? इसमें बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे ये टंग का सरफेस है, ऐसे नहीं होता प्लेन ऊपर वाला ऐसे 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 प्रोजेक्शंस होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोल देते हैं लिंगुअल पैपुलाए। What do these papillae do? These papillae houses the taste buds. इन पैपिलाई के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हर एक पैपिलाई के बीच में होता है? नहीं। some lack टेस्ट बर्ड्स। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखनी है तो रख सकते हैं फिलीफॉर्म पैपिलाई। पैपिलाई के भी टाइप हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया जाए तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फिलीफॉर्म पैपिलाई, इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। तो क्या काम होगा इस पैपिलाई का? दे इंक्रीज द फ्रिक्शन, किसके बीच में? बिटवीन द फूड एंड टंग। देखो, अगर सरफेस एरिया हो और खाना ऊपर आ जाए तो खाना क्या करेगा? स्लिप कर जाएगा। अच्छी तरह से सलाइवा से मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस खाने को इसके ऊपर थोड़ी देर रखना पड़ेगा और थोड़ी देर सेटल होने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। तो ये जो रेज्ड रफनेस प्रोवाइड करते हैं, ये जो पैपिलाई हैं दे रफनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से खाने और टंग के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता है। तो ये आ गया लिंगुअल पैपिलाई के बारे में और टेस्ट बर्ड्स के बारे में। और जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स या सेल्स होते हैं जो टेस्ट को सेंस करते हैं, उनको गस्टेटरी सेल्स बोला जाता है या गस्टेटरी रिसेप्टर्स कह लो। ठीक है, गस्टेशन वर्ड टेस्ट के रिलेटेड है, काफी है इतना। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उठे हुए स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं पैपिलाए। एक पैपिला को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको टेस्ट बर्ड्स दिखाई देंगे। टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ ऐसा होता है। ये जो बीच में ये सेल दिख रहे हैं आपको, दीज आर द एक्चुअल रिसेप्टर सेल्स, जिनको गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और बाकी के ये जो सेल्स हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। Although the structure of the taste buds will not be asked in the exam, so इतना ही टंग के बारे में याद रखेंगे। Then we have the histology of GI tract. Histology of GI tract में क्या पढ़ेंगे कि जो GI tract है from the esophagus to anus, इसका एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है। अगर आप ये GI tract यानी ये अगर हमारे पास वो था GI tract है तो उसको काटेंगे और उसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो हमें एक जैसी लेयर्स दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे देखो तो ये बता रहा है कि हमारा GI tract को जब आप ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले तो हमें जो है
माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। इनर मोस्ट, ये तो जो वाइट पार्ट है, दिस इज द ल्यूमन। ल्यूमन के बाद जो पहली फ्रॉम इनर टू आउटर बता रहे हैं, पहली जो है वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा जो है इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो में देख लेना, लेकिन हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस यही बताया गया था इसमें जो है ग्लैंड्स होते हैं जैसे गॉबलेट सेल्स, राइट। छोटे छोटे सेल्स जो हैं, इस ये एक्चुअली में क्या होता है, म्यूकोसा किससे बना होता है, एपिथेलियम होता है एक, ऐसे सेल्स होंगे सेल्स, उसके नीचे ये बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ऐसे दिस इज द स्मूथ मसल, एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ये आउट एपिथेलियल बोलते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट इज द म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ। इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम लैमिना प्रोपेरिया बोल देते हैं, ओके। सो ये होता है म्यूकोसा। इनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये तो पहली बात है अंदर का वो बना रहे हैं, सरफेस बना रहे हैं, इनर सरफेस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, प्लस इसमें कुछ सेल्स जो हैं वो सीक्रेटरी होते हैं। जैसे ये सेल है तो मानो ये गॉबलेट सेल है, तो ये यहाँ पे जो ल्यूमन है उसमें म्यूकस सीक्रेट करेगा, ऐसे ही सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। और ये म्यूकस जो है जो स्टमक में ऐसे प्लेन नहीं होता, ये ऐसे रूगे बनाता है। रूगे क्या होते हैं, रिंकल्स होते हैं स्टमक में। जब खाली पेट हो तो अगर एंडोस्कोपी कराई जाए तो स्टमक में ऐसे रिंकल्स दिखाई देते हैं, आज ये डायग्राम में दिखाऊंगा, उनको रूगे बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही विलाय बना देते हैं। सो दिस इज अबाउट द म्यूकोसा। देन दूसरी है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इसके बारे में याद क्या रहना है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू चैप्टर में आता है, ओके। ब्लड वेसल्स हो गया, फिर लिम्फ वेसल्स होती हैं, देन नर्व्स होती हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व प्लेक्सस होता है। नर्व प्लेक्सस क्या होता है, न्यूरॉन्स का, बहुत सारे न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्शन होता है, उसे प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं सबम्यूकोसल या फिर मिजनर्स प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, ओके। ये प्लेक्सस के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है इसका अपना नर्वस सिस्टम होता है, अपना नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक मतलब जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, ओके। तो जीआई ट्रैक्ट का अपना एक नर्वस सिस्टम है जिसमें 2 प्लेक्सस आते हैं। प्लेक्सस क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स जैसे इंटरकनेक्शंस, तो जहां से ये पता ना चले कौन सा न्यूरॉन कहाँ से आ रहा है, इस तरह के इंटरकनेक्शन को हम प्लेक्सस बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें 2 प्लेक्सस आते हैं, पहला मिजनर और एक होता है मायंट्रिक, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो मिजनर्स प्लेक्सस जो है वो सबम्यूकोसा में होता है। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द सीक्रेशंस ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड्स। म्यूकोसल ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम भी इसी का है। देन व्हाट डू वी हैव द थर्ड लेयर। Submucosa is it's a connective tissue and it has blood vessel, nerve vessels and lymphatic tissue होता है इसमें। What does this lymphatic tissue do? This lymphatic tissue provides the immunity। जो हमारा GI tract है उसमें immune cells जो हैं ये lymphatic tissue ही जो है वो provide करते हैं। Then what do we have? Then we have the third layer, third outermost layer जिसको हम बोलते हैं muscularis। मस्कुलरिस में 2 लेयर्स हैं। पहली इनर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल से बनी है और आउटर लेयर जो है वो लॉन्जिट्यूडनल मसल से बनी हुई है। आगे जगह नहीं है।
तो इन दोनों मसल्स के जो है मस्कुलरिस बनी हुई है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में दूसरा प्लेक्सस होता है जिसकी अभी बात करी थी। इन दोनों के यहाँ पे एक प्लेक्सस होता है जिसको हम बोलते हैं माई एंट्रिक प्लेक्सस, और दूसरा नाम है उसका आरबैक प्लेक्सस। ये जो है इन दोनों की सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की एक्टिविटी को, किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है किसको रिलैक्स करना है, उसको कंट्रोल करता है मायोट्रिक प्लेक्सस। तो जो पेरिस्टालिसिस होता है या चर्निंग मूवमेंट होती है, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम ये प्लेक्सस करता है। देन वी हैव सिरोसा। सिरोसा, वेयर शुड आई राइट? सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो दिस इज सिरोसा। सिरोसा क्या होता है? सिरोसा भी जो है इसको विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम। सिरोसा का काम, सिरोसा होती कैसी है? इसके ऊपर एक ऐसी सेल्स की लेयर होती है आउटर साइड पे जिसको हम बोलते हैं मेसोथेलियम, और उसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा जो है ये हेल्प करता है अटैचमेंट टू द सराउंडिंग सरफेस। जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी दूसरे उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अटैचमेंट करने में भी सिरोसा का हाथ होता है। तो दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। The innermost layer is mucosa, that is made up of the epithelial layer along with connective tissue, lamina propria, and the innermost layer of smooth muscle, thin smooth muscles. So it forms the, it has the goblet cells or other enzyme secreting cells are also present in the mucosa. जैसे स्टमक में ग्लैंड्स होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो वो भी म्यूकोजा में ही प्रेजेंट होते हैं। और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, अब्जॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल, ये सब म्यूकोजा में ही होते हैं। देन इट फॉर्म द रूजे इन स्टमक एंड विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सब म्यूकोजा इज कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज areolar connective tissue, has blood vessel, lymph vessel, nerve vessels, lymphatic tissue, and there is a nerve plexus called Meissner plexus और submucosal plexus. Muscularis दो मसल लेयर होती हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, और इन दोनों के बीच में होता है मायोट्रिक प्लेक्सस जो कि इन दोनों की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। देन वी हैव सिरोसा which is known as visceral peritoneum, and it is made up of outer layer of mesothelium and inner side it has the connective tissue. So histology of GI tract is complete. Pharynx की बात करें तो what is pharynx? Pharynx is common pathway for food and air. देखो दिस इज द नेजल कैविटी, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। ये जो आपको अंदर दिख रहा है दिस इज टंग, और टंग के ऊपर जो है दिस खाली जगह जो है इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। तो ये दोनों जो हैं यहाँ को और यहाँ को आ रहे हैं, तो ये जो रीजन यहाँ से यहाँ तक आया, इस रीजन को हम बोल देते हैं फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स में भी अगर आप डिवीजन करना चाहे फेरिंग्स को, तो ये जो ऊपर का पार्ट है जहाँ तक खाना नहीं आता, खाना आएगा तो यहाँ आएगा, राइट? तो इस पार्ट को हम बोल देते हैं नाजोफेरिंग्स, क्योंकि ये नाजल कैविटी के पास है। देन ये जो खाने को रिसीव करता है दिस स्मॉल एरिया, इसको हम बोल देते हैं ओरोफेरिंग्स। एंड देन ये जो यहाँ पे लैरिंग्स होगा, राइट? तो लैरिंग्स के जो क्या बोलते हैं, दिस इज द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के पास वाला जो फेरिंग्स का रीजन है ये, इसको हम बोल देते हैं लैरिंजो फेरिंग्स। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस स्ट्रक्चर, लेट मी यूज अनदर पेन, या this structure, this it is known as epiglottis. ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस होता है ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो ऊपर का सरफेस है, ऐसे ट्रैकिया है, तो इसलिए ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप। एपिग्लॉटिस इज व्हाट? इट इज अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप। ये क्या करता है? इट क्लोजेस द ट्रैकिया व्हेन देयर इज फूड, व्हेन वी स्वेलो द फूड। फूड को स्वेलो करने को क्या बोलते हैं? डीग्लूटिशन, या इसको स्वेलोइंग बोल दो। ओके, एनसीईआरटी में दी गई है टर्म। तो ये खाना जब नीचे गया तो ये पहले कैसा था? पहले इसने इसको ओपन करके रखा। ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये जो मसल का बैंड दिख रहा है ना दोनों साइड, ये है लोअर इसोफेजियल सॉरी अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसोफेगस के भी स्फिंक्टर होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके,
ये ओपन और क्लोज होता है जब खाना अंदर जाता है। तो देखो ये पहले खुला था, जब खाना हमने स्वेलो नहीं किया था तो हवा जो है वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जा रही थी। लेकिन जैसे ही खाना नीचे आया तो ये क्या करेगा, ये ट्रैकिया जो पहले, ये जो एपिग्लॉटिस पहले ऊपर था, ये नीचे को आ जाता है। ये देखो ये नीचे को आ गया और इसने क्या किया, ट्रैकिया को क्लोज कर लिया। तो इस तरह से खाना जो है वो नेजल कैविटी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नहीं जा पाएगा, बल्कि वो ओरल कैविटी में जाए, ओरल सॉरी इसोफेगस में जाएगा। और ये जो है रिलैक्स हो गया। यहाँ पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर और अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर। तो इसके साथ फेरिंक्स जो है कंप्लीट होता है। फेरिंक्स में बस एपिग्लॉटिस याद रखो, एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनियस फ्लैप है दैट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वेलोइंग और डीग्लूटिशन। इसोफेगस की बात करें, इसोफेगस में क्या याद रखना है, ट्यूब है जो कि एक्सटेंड कर रही है, यहाँ क्या होगा फेरिंक्स, और ओपन हो रहा है स्टमक में। ओके, इसकी बात करें तो इसके तीन हिस्से कर लें, यदि हम ये तीन हिस्से कर लिए, ऊपर की तरफ स्फिंक्टर होता है जिसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, और नीचे की तरफ भी एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, जैसे पाइप है, आपने कभी वो रिंग देखी है जो उसको हम थोड़ा लूज या टाइट कर सकते हैं, तो उसी तरह रिंग होती है। ये एक रिंग है यहाँ लगी। अब इस रिंग को यदि हमें इस पाइप से यहाँ पे कुछ भेजना है, यदि हम चाहते हैं कि इस पाइप से यहाँ पे कुछ आए, तो हम इसको रिलैक्स कर देते हैं, यानी इसको लूज कर देंगे। और यदि हम चाहते हैं कि खाना जो है या कोई भी चीज़ है वो इसके नीचे ना आए, तो हम इसको टाइट कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, तो ये नीचे खाना नहीं आ पाएगा, तो इसी को स्फिंक्टर जाते हैं। तो यहाँ लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। एनसीईआरटी में लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर दिया गया है। ये जो है स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसलिए इनवॉलेंटरी है, हमारी विल में नहीं है, खुद ओपन होता है खुद क्लोज होता है। लेकिन ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है, तो ये जो है वॉलेंटरी है। आप चाहो तो इसे खाना स्वेलो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसका 1/3, हाँ इसका 3 पार्ट करो तो ऊपर वाला जो है ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है, नीचे बीच वाला जो है स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल से बना हुआ है, और लास्ट का जो 1/3 पोर्शन है ये खाली स्मूथ मसल से बना हुआ है। और इसोफेगस में जो मेसोथीलियम है सिरोसा का, वो एब्सेंट होता है। तो जैसे ये मेसोथीलियम था ऐसे ऐसे, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू था, लेकिन अब मेसोथीलियम है नहीं, तो सिर्फ ये कनेक्टिव टिश्यू बचता है आउटर साइड पे। इस कनेक्टिव टिश्यू को बोल देते हैं हम एडवेंटिशिया। ओके, और इसोफेगस जो है इट लाइज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। यहाँ देखिए ट्रैकिया जो है ये आगे की तरफ होता है, राइट, ये ट्रैकिया आगे की तरफ। यदि हम आगे से यहाँ से देखेंगे इस बंदे को, तो हमें ट्रैकिया दिखाई देगा, फूड पाइप नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो पीछे छुप गई है, वो पोस्टीरियर साइड पे है। तो इसोफेगस लाइज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। ये इसोफेगस के बारे में था। देन वी या स्टमक। अच्छा, यहाँ पे इसोफेगस के बारे में कोई याद रख लेते हैं। इसका जो सबम्यूकोसा है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स, जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलते हैं, या डियोडिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कहीं सबम्यूकोजल ग्लैंड तो छोड़ो, सबम्यूकोजल ग्लैंड भी बोलते हैं ऑफ डियोडिनम। ये क्या करता है, इट सीक्रेट्स, सॉरी इट इज नॉट इन इसोफेगस, या इसोफेगस में नहीं होता ये, इट इज इन द डियोडिनम। सो इसोफेगस के बारे में क्या बताना था, इसोफेगस, हाँ इसोफेगस के बारे में ये बताना था कि इसमें नो एंजाइम सीक्रेशन, इसमें कोई एंजाइम की सीक्रेशन नहीं होती। तो क्या होता है इसोफेगस में, जो है पेरिस्टालिसिस होता है, जो कि फूड को प्रोपेल करता है आगे को। ओके, तो इसोफेगस में पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस क्या है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ ऑफ द आउटर मस्कुलरिस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो जैसे अच्छा ये भी दिखाई देता हूँ, दिस इज द
ये पाइप है, ठीक है, इसमें हमने कहीं खाना डाल दिया, जैसे रुको, ये मानो जीआइट्रेट और इसमें यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जहाँ पे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, ये जो है सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडनल मसल अंदर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये आगे को फोर्स लगाएगा, तो खाना क्या करेगा, खाना जो है इट विल मूव, या खाना जो है इट विल मूव लिटल आगे। खाना जो है पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब ये फिर से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, खाना थोड़ी और आगे चला जाएगा। तो समझ रहे हो, इस तरह से खाने को आगे आगे प्रोपेल किया जा रहा है थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और देन ये रिलैक्स हुआ और खाने को आगे की तरफ पुश मिला और ये खाने को खाना जो है आगे प्रोपेल हुआ। इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। देन वी हैव स्टमक। स्टमक की बात करें तो जो इसोफेगस इट लीड्स इनटू अ जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन जिसमें 4 से 5 घंटे जो है वो खाना जो है स्टोर हो रहा है। यहाँ पे होगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं कार्डिया, ऊपर के रीजन को फंडस बोलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें इस यहाँ ये जो रीजन होता है एंड वाला, इसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, और ये जो रीजन है इसको बॉडी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आपको बॉडी के बारे में माइट भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन इफ दे आस्क बॉडी इज प्रेजेंट इन स्टमक देन यस बॉडी इज देयर, but in the NCERT only 3 part are there, fundus, cardiac and pyloric, so you can manage accordingly. So यहाँ पे देखें तो ये जो मस्कुलर बैंड है ये है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, राइट। उसके बाद ये जो रीजन है दिस रीजन इट इज कार्डिया, देन ये जो रीजन है इट इज फंडस, गैस से भरा होता है, देन ये जो सारा बॉडी है स्टमक है इसको बॉडी ही बोल देते हैं, लास्ट का पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं पाइलोरिक रीजन, and it leads to this part that is duodenum। अच्छा, अब पाइलोरिक रीजन जब ये duodenum में लीड होता है तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है जब स्टमक में चर्निंग होती है खाने की, और जब खाने की चर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है तभी खाना जो है वो डिओडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाता है। ओके, तो स्टमक के बारे में इतना। और ये जो आपको फोर्स दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, सॉरी हाँ फोर्स या रिंकल्स कह लो, इनको बोलते हैं रूजे। रूजे किससे बना, रूजे बना ड्यू टू द इनफोल्डिंग्स इन द म्यूकस दैट इज म्यूकोसा या म्यूकोसा, और रूजे जो है एम्प्टी स्टमक में होता है। जब खाना खा लें तो डिस्टेंशन होता है, स्टमक जो है थोड़ा फूलता है, इन्फ्लेट होता है या फिर डिस्टेंशन बोल दें, तो उस समय ये रूगे डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, स्टमक के बारे में। और अच्छा, ये जो स्टमक का म्यूकोसा था, जैसे ये इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, म्यूकोसा ऐसे होता है, राइट। स्टमक का है तो इसमें कॉलमनार सेल्स होंगे, रुको वेट करो, जैसे ये सेल्स थे, ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज म्यूकोसा, राइट। अब यहाँ पे स्टमक में ऐसे सिंपल नहीं होता, ये क्या करता है, ये थोड़ा नीचे को चला जाता है, डिप्रेशन आ जाते हैं इसके बीच में, ठीक है। और ये डिप्रेशन जो आते हैं इसको जो सेल्स ये लाइन कर रहे हैं, दीज आर द सीक्रेटरी सेल्स, तो ये एक तरह से सारे सीक्रेट करेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो ये एक तरह से क्या बन गया, ग्लैंड बन गया, तो इसको हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल दिया। जो म्यूकोसा है इट डिप्स डाउन इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, और जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू उसमें जाके घुस जाता है इस साइड पे। तो ये जो सेल्स होते हैं ये सीक्रेटरी होते हैं, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या सीक्रेट करते हैं आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्लैंड बना देते हैं, इस पूरे को हम बोल देते हैं दिस इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ये सेल क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये जो म्यूकोसा था जिसे हम सीधे सीधे पढ़ते थे, ऐसे ऐसे म्यूकोसा है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ये म्यूकोसा कैसे नीचे 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 और ऐसे पिट्स बना रहा है, ये जो खाली एरिया है बीच में इसको बोलते हैं पिट, गैस्ट्रिक पिट। यहाँ पे ये सेल्स जो है सीक्रेट करेंगे कुछ ना कुछ, और वहां से ये यहाँ पे ये ल्यूमन है, वहां से ल्यूमन में आएगा। अब कौन कौन से सेल्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दिखाए गए हैं सेल्स, म्यूकस सेल्स होते हैं,
जो सरफेस पे है उन्हें सरफेस म्यूकस सेल बोल देते हैं, और जो नेक रीजन पे, ये जो सरफेस वाले हैं ये नेक रीजन वाले हैं, तो इनको नेक म्यूकस सेल बोल देते हैं। काम क्या है इनका? म्यूकस सीक्रेट करना। म्यूकस क्या करेगा भाई? म्यूकस प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl का क्रोजिव फैट से बचाएगा इसको। ये होते हैं पैराइटल सेल्स। इनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका काम क्या है? पैराइटिक सेल का, ये HCl को सीक्रेट करेंगे स्टमक में। HCl सीक्रेट होता है ना, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो सेल हैं एक और तरह के सेल्स होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करेंगे? ऑक्जेंटिक सेल्स, इनका दूसरा नाम है चीफ सेल्स। सॉरी, these are not ऑक्जेंटिक सेल्स, these are the chief cells और जाइमोजेनिक सेल्स। पेप्टिक सेल बोल लो इनको, पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या फिर जाइमोजेनिक सेल्स। तीन नाम है, याद कर लो। पेप्टिक है तो पेप्सिन रिलीज करेंगे, पेप्सिन इन इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं। और ये जो है गैस्ट्रिक लाइपेज को भी सीक्रेट करते हैं। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज वो एंजाइम होता है दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स। ओके, ये चारों जो सेल्स हैं 1 2 3 4, ये सारे जो है एक्सोक्राइन सेल्स हैं। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब अपने जो सीक्रेशन है वो ल्यूमन में या गैस्ट्रिक पिट में सीक्रेट करते हैं। दिस इज एन एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन। तो ये जी सेल कहते हैं इसको। जी सेल जो है गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ओके, so this is about the gastric glands and various cells in the gastric glands। याद रखेंगे, mucous cells होते हैं surface और neck mucous cell, then parietal cell और ऑक्जेंटिक cell, then peptic cell, chief cell और zymogenic cell कुछ भी कह लो, and then we have the endocrine cell G cell which secrete the gastrin। इनके secretions को याद रखना है। then small intestine की बात करें, small intestine जो है it is divided into 3 region। पहला C shaped, इसको हम बोल देते हैं duodenum। पहला पार्ट है सी शेप्ड, इस तरह से होता है। ओके, देन दूसरा होता है लेस कॉइल्ड, जेजुनम, एंड देन वेरी हाईली कॉइल्ड इलियम। ये 3 पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज डुओडेनम। शुरू का कुछ पार्ट जो इतना फोल्ड नहीं है, दिस इज जेजुनम। और ये नीचे जा रही है, देखा जितना फोल्ड है, इसको बोलते हैं इलियम। ओके, हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और इसका जो इनर सरफेस है दैट इज हाईली मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होते हैं? ये सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, दीज आर द सर्कुलर फोल्ड्स। सर्कुलर फोल्ड्स, ये सर्कुलर फोल्ड्स, इनको इनका एक और नाम होता है प्लिकाई सर्कुलेयर्स। एक और नाम होता है फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग। जो पसंद आए उठा लो। ओके, ये अगर एक को हम खोल के देखेंगे तो ये एक फोल्ड है, सर्कुलर फोल्ड, ये दूसरा सर्कुलर फोल्ड है। इन सर्कुलर फोल्ड को कुछ ऐसे ऐसे लाइन कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर, ये म्यूकोसा से बने होते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। पढ़ा था ना जब म्यूकोजा पढ़ा था, कि म्यूकोजा फॉर्म्स विलाई इन इंटेस्टाइन, तो ये वही विलाई है। ये विलाई को खोल के देखते हैं, विलाई ऐसा होता है। हर एक विलाई को ब्लड सप्लाई दी जाती है, और एक सेंटर में लिम्फ वेसल होती है, इसका नाम होता है लैक्टियल। ओके, और ये जो सेल्स हैं, अगर इस सेल को भी खोल के देखोगे आप, ये इस तरह का सेल्स होता है, कॉलमनार सेल्स होते हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। व्हाट डज दे डू? सर्कुलर फोल्ड क्या कर रहा है, विलाई क्या कर रहा है, माइक्रोविलाई कर रहा है। तीनों का एक फंक्शन है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। So this is also increasing the surface area. This is also increasing the surface area, and circular folds also increasing the surface area.
और ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स, इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। या इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है सेल। ठीक है, तो ये ऐसे लगता है जैसे ब्रश है। ठीक है, तो ब्रश के जैसे होते हैं ना फायर थ्रेड, जो ब्रश के वो हेयर्स होते हैं, तो उस तरह से देता है, इसलिए इनको ब्रश बॉर्डर सेल्स भी बोल देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, राइट, ड्यू टू द डिप्रेशन इन द रूगे, राइट, डिप्रेशन इन द म्यूकोजा। उसी तरह म्यूकोजा में यहाँ भी डिप्रेशन होते हैं और वहाँ पे भी स्टेल्स जो हैं सीक्रेटरी होते हैं। सिमिलरली जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वही कंसेप्ट से यहाँ होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये सारा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है ये। तो यहाँ पे कौन कौन से सेल होते हैं, पहले एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ओके, एब्जॉर्प्टिव सेल का काम है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना। और ये माइक्रोविलाई है, ब्रश बॉर्डर। देन वी हैव गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस को सीक्रेट करेंगे। म्यूकस क्यों चाहिए भैया, खाना जो है उसको इंटेस्टाइन में रखना थोड़ी है, उसको आगे आगे प्रोपेल करना। खाना जितना लुब्रिकेटिंग होगा, जितना उसमें लुब्रिकेशन होगा, उतना ही जल्दी वो आगे मूव करेगा, राइट, उतना ही ईजी हो जाएगा इंटेस्टाइन को उसको आगे प्रोपेल करने के लिए। तो इसलिए म्यूकस सीक्रेट करते हैं गॉबलेट सेल। देन वी हैव इंपॉर्टेंट एंटेरो। ये दोनों सेल एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, ओके, लेकिन पता होना चाहिए। एक होते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल, जिसमें सीक्रेटिन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी को सीक्रेट करते हैं। एक होता है पैनिथ सेल, जो कि बैक्टीरिया किलिंग होते हैं, लाइजोजाइम्स। सीक्रेट लाइजोजाइम क्या है, एंजाइम होता है जो किल करता है बैक्टीरिया को। तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो गए, इनका जो ब्रश बॉर्डर है, इट सीक्रेट्स एंजाइम्स, जिनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो है इंटेस्टाइन की है ना, तो इनका और ये जो म्यूकस है, इन दोनों के सीक्रेशन को मिला के हमारे पास बनता है इंटेस्टिनल जूस, जिसका एक नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस बहुत ही रिच फ्लूइड है, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें जैसे डाइसैकेराइडेजेस होते हैं। ये वो एंजाइम है जो डाइसैकेराइड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। देन फैट डाइजेशन के लिए लाइपेजेस होते हैं। देन व्हाट डू वी हैव, प्रोटीन डाइजेशन के लिए अमाइनो पेप्टाइडेजेस होते हैं। देन व्हाट डू वी हैव, देन न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोसाइडेसेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेजेस होते हैं। सो ये सारे एंजाइम्स जो हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते कहते हैं इनको, या फिर सॉरी, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और म्यूकस के मिलके जो एक जूस बनता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, उससे सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, उनके एंजाइम्स होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन यही एंजाइम्स कराते हैं। जैसे यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस है, वैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट। तो ये जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, ये जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, इनके जो सीक्रेशंस है, जो भी हमने यहाँ पढ़ा, वो सारे मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके जो सेल्स हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स और ये वाले म्यूकस गॉबलेट सेल्स, ये इंटेस्टिनल जूस बना रहे हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और कुछ, आई थिंक दिस मच इज इनफ, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बहुत ही स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लेंथ में बहुत ज़्यादा है लेकिन डायामीटर में स्मॉल है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है, राइट, लेकिन उसका डायामीटर जो है वो लार्ज होता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो, ये है इलियम। इलियम जब वो ये पहले पाउच में एंटर हो रही है, इसको बोलते हैं सीकम। ब्लाइंड सैक होता है, एक तरफ से जो चीज़ ओपन हो उसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं, राइट। इसमें इट होस्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, राइट, जो कि हेल्प, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, विटामिन वी, इन सबको बनाता है ये बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो अंदर हो रहा है, आपको यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन दिख रहा है, ये रिंग लाइक, ये किस चीज, स्मूथ मसल की रिंग है। और इस रिंग को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, राइट।
क्योंकि एलियम और सीकम के बीच में है तो इसको एलियोसिकल स्फिंक्टर बोल देते हैं। ओके, सो एलियोसिकल स्फिंक्टर व्हाट डज इट डू, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द food that enters the cecum from the ileum। अच्छा, इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है यहाँ से लेके सॉरी पहले इस पे आ जाओ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है कि इसका अभी कोई काम नहीं है, पहले था हमारे इंसिस्टर में, लेकिन हाँ रिसर्चर्स ये बताते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो लिम्फेटिक टिश्यू है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इम्यूनिटी ऑफ द गट को भी बनाता है। तो इट्स नॉट लाइक टोटली वेस्टिजियल, इट हैज इम्यून सेल्स। ओके, देन दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कोलोन। कोलोन को एनसीईआरटी में 3 भागों में डिवाइड किया, हालांकि जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये जो सीधा है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, देन दिस पार्ट इज नोन एज द डिसेंडिंग कोलोन। इस पार्ट को सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में डिसेंडिंग ही लिखा है तो छोड़ो। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम रेक्टम। रेक्टम के जो ये नीचे का कुछ सेंटीमीटर एरिया इसको हम बोलते हैं एनस। सो विद दिस एंड ये जो पाउच दिख रहे हैं ना एक एक, ये 1 दिस 2 दिस 3, इसको बोल देते हैं हॉस्ट्रा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इतना काफी है। अच्छा, स्टमक के बारे में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मस्कुलरिस होती है। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या होती है सर्कुलर मसल, फिर होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल, है ना मस्कुलरिस में, लेकिन इसके सर्कुलर से भी पहले एक ऑब्लिक मसल की लेयर होती है। ओके, तो ये स्टमक की यूनिकनेस है। स्टमक की क्या यूनिकनेस है कि इट हैज oblique muscle layer, it has an additional layer of muscle layer which is known as the oblique muscle layer। Then we have so अब पढ़ लेते हैं जितना हमने पढ़ा अभी तक, है ना। तो ये बोल रहे हैं फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये पूरा एनसीईआरटी है। सो फूड जो है हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। फूड के कंपोनेंट बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट मेजर है। विटामिन और मिनरल्स भी कुछ क्वांटिटी में हम ले लेते हैं। फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टिश्यू रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए। पानी जो हम लेते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है बॉडी को। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स जो थे फूड पार्टिकल, हाँ उनको बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या कहा गया। ये जो है हमारी बॉडी जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं यूटिलाइज कर पाती, उनको पहले तोड़ना पड़ता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। और किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल हाँ और इंजाइमेटिक मेथड कह सकते हैं। ओके, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव बारे में बोला गया है कि एलिमेंट्री कैनाल है और ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या बोला गया, माउथ से स्टार्ट होती है और पोस्टीरियरली एनस में खत्म हो जाती है। माउथ बक्कल कैविटी को लीड करता है जिसको ओरल कैविटी बोला। नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, पड़ा हुई टीथ जो है सॉकेट में होता है जिसको हम थिकोडोंटिशन बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ जिसको हमें डाइफायोडोंट बोला। टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ, इस कंडीशन को डाइफायोडोंट बोलते हैं। 32 टीथ होते हैं, हाँ भैया ये देखो 2 1 3 2 पढ़ा था ना, ये ऊपर वाले जा के है, ये नीचे वाले जा के है। टोटल बने 8 8 16 और ऐसे एक हाफ में और 16 दूसरे हाफ में, तो कितने हुए 32। तो हमारे अंदर 32 टीथ हैं, ठीक है, जिनमें इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में बताया गया। ये डेंटल फार्मूला के बारे में बताया गया जिसमें 2 1 2 3 हमारा है। अब टिक के स्ट्रक्चर में बारे में बोल रहे हैं कि जो ऊपर का सरफेस है टिक का वो इनेमल से बना हुआ है। फूड की मैस्टिकेशन में मदद करता है। टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। वॉल्यूंटरी मसल है या स्केलेटल मसल। प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम पैपिलाई बोलते हैं, जिनमें कुछ पैपिलाई में टेस्ट बड्स होता है। ओरल कैविटी फेरिंक्स में लीड करती है जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। इसोफेगस और ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, दे ओपन इनटू फेरिंक्स, राइट। हाँ भैया नीचे से बात कर रहा है, ये नीचे से ये इसोफेगस है, ये आगे ट्रैकिया है,
ये दोनों एक कॉमन जगह पे मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने नीचे से ऊपर की तरफ के लिए बोला गया। कार्टिलेजिनियस फ्लैप एपिग्लॉटिस होता है, देखा था, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री टू ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ट्रैकिया की विंड पाइप, क्या ट्रैकिया ना, उसकी ओपनिंग को के सरफेस, तो उसकी जो ओपनिंग है ऊपर वाली, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। उसको कवर क्या करता है? एपिग्लॉटिस। तो ये प्रिवेंट करता है खाने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड। इसोफेगस क्या है? थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि नेक, थोरैक्स और डायफ्राम से निकल के स्टमक में लीड करती है। और पोस्टीरियर, मैंने बोला ना एंटीरियर सरफेस में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो पोस्टीरियरली है ये, गले से थोरैक्स के रीजन में, और फिर डायफ्राम को काटता है। ऐसे डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम को पीछे से काटता था और डायफ्राम से निकल के आगे स्टमक में निकलता है। ओके, इस एरिया को हम हाइएटस बोलते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर रखना है तो ठीक है। डायफ्राम के नीचे ऐसे जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन निकलता है उसको इसोफेजियल हाइएटस बोलते हैं। हर्निया काज करता है ये बहुत बार, स्टमक एक्सटेंड हो जाता है इनसाइड भी इवन, तो छोड़ो उसको। तो दिस इज एंड लीड्स टू जे शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टमक जो है अपर लेफ्ट पोर्शन में है। तीन पार्ट बताए गए, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पोर्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की है, सी शेप डियोडिनम है, बीच में जर्जनम है जो कि लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन है, और हाईली कॉइल्ड इलियम है। स्टमक की ओपनिंग को जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड करता है, बताया था। इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जिसमें पहला सीकम है, देन कोलोन है, देन रेक्टम है। सीकम जो है ब्लाइंड सैक है, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, विटामिन बी और के को सिंथेसाइज करती हैं। नैरो फिंगर ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सीकम कोलोन में ओपन होता है। कोलोन के तीन पार्ट बताए, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में ओपन होता है, जो ओपन होता है एनस में। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है। आई थिंक इसमें से हमने कोई एक सिंगल टर्म भी नहीं छोड़ी है। अच्छा, ये है जीआई ट्रैक की हिस्टोलॉजी। इसमें क्या बताया गया है? वॉल ऑफ द फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस है, देन सबमुकोसा, मुकोसा। बाहर वाली की बात करें तो मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, ऊपर की तरफ मेसोथेलियम है और नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यही बताया था, मेसोथेलियम, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं, एंड विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है, बताया था। ऑब्लिक मसल भी कहीं पे होगा, कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। अगर सिंपली पूछ लें तो स्टमक में होता है। सबमुकोसल जो है लूज कनेक्टिव से बना है, जिसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? कंटेनिंग नर्व होता है, ब्लड लिम्फ वेसल्स होते हैं सबमुकोसा में। डिओडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, राइट। ये जो डिओडिनम है, इसका जो सबमुकोसा है, जिसकी बात मैंने गलती से ईसोफेगस में कर दी थी, उसमें डिओडिनल ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। ये जो है म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। व्हाट डू दिस म्यूकस डू? देखो, खाना आएगा स्टमक से तो वो हाईली एसिडिक होगा, और वो हाईली एसिडिक अगर सीधा जब डिओडिनम में आ गया तो उसकी वॉल को हार्म कर सकता है। भाई एसिडिक फूड है, म्यूकोसा को हार्म कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस सीक्रेट करता है म्यूकोसा, ताकि वो जो है प्रिवेंट कर सके खुद के कोरोजन को। ओके, सो ये काम है ब्रूनर्स के ग्लैंड का। The innermost lining of the lumen of the alimentary canal is the mucus, सबसे अंदर की लेयर। ये रूजे बनाता है स्टमक में और विलाई बनाता है इंटेस्टाइन में। और जो सेल्स हैं विलाई के, जिनको अब्जॉर्प्टिव सेल्स बोला गया, उनमें ये जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ये सारी मॉडिफिकेशन सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसे बढ़ता था? सर्कुलर फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई से। ओके, विलाई में बताया कि कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ आर्टरीज और वेन्स वाली, और लार्ज लिम्फ वेसल होता है, जिसको लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। हाँ, जो म्यूकस का एपिथेलियम ऊपर वाली लेयर है, मैंने बोला उसमें क्या होता है? उसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। म्यूकस जो है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उनका दूसरा नाम, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन। These are the name given to the intestinal glands. Okay. All the four show different part of the modification in different parts of the alimentary canal. तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया अपना हिस्टोलॉजी भी। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, इनका काम क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पैरोटिड, दूसरे होते हैं सबलिंगुअल, देन जो थर्ड होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इनको बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी, राइट। ठीक है, इन तीनों का काम क्या है? सलाइवा को सीक्रेट करना। सलाइवा क्या है? इसमें 99.5% तो पानी होता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी, और इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ओके, देन व्हाट डू इट हैज lysozymes, then it has certain ions, it has mucus also, then it has certain ions like sodium, potassium, chloride, bicarbonate, etc. This is the composition of saliva. इसके एक एक कंपोनेंट का अगर हम फंक्शन देखें तो सलाइवरी अमाइलेज जो है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करना जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइलिन। ओके, देन लाइसोजाइम्स का क्या काम है? लाइसोजाइम्स दे किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइडल होता है ओरल कैविटी में। म्यूकस का क्या काम है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, राइट। और ये आइंस जो हैं ये सर्टेन एक्टिवेटर्स भी होते हैं। कुछ आइंस जो हैं अमाइलो नॉट अमाइलोपेप्सिन, इट इज टाइलिन, टाइलिन को एक्टिवेट करते हैं। ओके, अब इनकी सैलिवरी ग्लैंड्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, बस इतना ही बताया गया। 3 पेयर होते हैं। तो पैरोटिड की अगर लोकेशन देखें, दीज आर इंफीरियर एंड एंटीरियर टू ईयर। ये मैं लोकेशन लिख रहा हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, या इंफीरियर एंड एंटीरियर टू ईयर। ओके, देन या ये इसकी डक्ट है, राइट। देन दिस इज द दिस आगे वाला जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। What does this sublingual gland is present? It is present between the tongue. That is why the name sublingual. Lingual word जो है tongue के लिए है। Then इसी के पीछे posterior to sublingual gland is the presence of some maxillary glands. I hope this is clear. Okay, so these are the salivary glands and their secretion is saliva, which I have discussed. What is its composition? Then liver के बारे में बात करते हैं। Liver is the largest gland. लार्जेस्ट या हैवीएस्ट ग्लैंड भी बोलो। ओके, बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब्स होते हैं। दिस इज द लेफ्ट लोब, दिस इज द राइट लोब। तो ये दोनों लोब जो है, ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको बोल देते हैं हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। कहाँ से आ रहा है? डायफ्राम से। ये डायफ्राम है। ओके, अब लीवर में पहले लीवर को, ठीक है, जैसे देखो लीवर के स्ट्रक्चर को याद रखें, जैसे हर एक बॉडी का ऑर्गन सेल से बना हुआ, वैसे ही अगर आप लीवर को कहीं से भी काट लो तो उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इस तरह से। इनको हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, नॉट लोब, इट इज लोब्यूल। जैसे ट्यूब से छोटा ट्यूब्यूल होता है, वैसे लोब से छोटा लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल जो है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द हेपेटिक लोब्यूल। अब आगे स्लाइड में देखते हैं। दिस इज व्हाट अ हेपेटिक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ। हेपेटिक लोब्यूल के साइड पे एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ग्लीसंस कैप्सूल, जो कि हमारे में इतना सही नहीं दिखता है। ह्यूमंस में कनेक्टिव ग्लीसन कैप्सूल दिखाई ही नहीं देता स्लाइड में, लेकिन जब पिग का आप स्लाइड देखें लीवर का तो उसमें काफ़ी दिखाई देता है। लेकिन
एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन जो दिस लोब्यूल इट आल्सो हैज ग्लिसन्स कैप्सूल, तो पढ़ेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। पेंटागन शेप का है, दिख रहा है ना पेंटागन शेप का, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये सारे जो ब्लू ब्लू दिख रही हैं दीज आर नोन एज द साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज भी बोल सकते हैं, दैट आर हाईली फेनिस्ट्रेटेड, बहुत ही हाईली फेनिस्ट्रेटेड। हाईली फेनिस्ट्रेटेड मतलब इसमें बहुत सारे होल होंगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज होता है, जिस ये क्या बोलते हैं, जिस कैपिलरी में जितने ज़्यादा होल होते हैं उतना ही उससे एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसमें एक्सचेंज ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कैपिलरी जो है साइनोसॉइड्स काफ़ी फेनिस्ट्रेटेड होती हैं। ये सारी ब्लड वेसल्स जो है सेंटर में जा रही हैं इस गोल से में, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है इन सब सेल से, और देन हेपेटिक वेन बनाता है, और देन हार्ट को सप्लाई कर देता है। हार्ट इसको ऑक्सीजनेट करते हैं लीवर में, राइट। तो दिस इज या सो ये जो तीन दिख रहे हैं ये क्या है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे आओ, ये यहीं दिखाया जाए। ये सबसे पहले जो ग्रीन है इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या कर रही है, एक ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स क्या है, सेल्स ऑफ लीवर। हेपेटिक वर्ड जो है कहीं भी देखिए तो वो लीवर से एसोसिएटेड होती है, ओके। हेपेटोसाइट्स आर द लीवर सेल्स ऑफ द लीवर। ये जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, तो ये कॉर्ड लाइक कॉर्ड बनाते हैं। तो हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉर्ड। तो ये जो है कॉर्ड से जो है ये सेल बनाते हैं बाइल, ओके। ये बनाते हैं बाइल, और ये बाइल जो है कलेक्ट होता है बाइल डक्ट में, तो यहाँ से जा रहा है बाइल जूस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब दूसरी चीज कौन सा कलर लूं, रेड इज ओके। ये जो है दिस इज अ वेन, दिस इज एन आर्टरी, यू कैन एज्यूम इट फ्रॉम कलर, ओके। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। देखो हमने देखा है कभी भी किसी सेल को वेन तो सप्लाई नहीं करती, वेन क्या करती है उस सेल से ब्लड को लेके जाती है, लेकिन ये वेन जो है इन सेल्स को सप्लाई कर रही है। क्यों, क्योंकि ये जो वेन आ रही है हेपेटिक पोर्टल वेन, ये जो है ये आ रही है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब खाना अब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जो ब्लड न्यूट्रेंट जो है, न्यूट्रेंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड लेके आती है इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन और सप्लाई कर देती है इन हेपेटोसाइट से। ये हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, ये हेपेटोसाइट्स उन जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए, और इसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। ये हेपेटिक आर्टरी कहाँ से आ रही है, ये हार्ट से आ रही है। हार्ट हर एक चीज को क्या देता है, हर एक सेल को क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो ये हेपेटिक आर्टरी जो है इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिलके यहाँ से आता है, अब तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई किया है हेपेटिक आर्टरी वो भी डीऑक्सीजनेट हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या फिर इंटेस्टाइन से जो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, वो भी आफ्टर गिविंग आउट इट्स न्यूट्रेंट यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से जाता है, ये सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है, यहाँ से जाता है हेपेटिक वेन में, उससे हार्ट में, हार्ट से लीवर, हार्ट से सॉरी इट्स लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो आई होप ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं टुगेदर इनको हम बोल देते हैं पोर्टल ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है तीन। तो यही कुछ है इसके बारे में याद करने के लिए। अच्छा, अब हम डक्ट सिस्टम पढ़ते हैं। देखो ये जो बाइल डक्ट हमने पढ़ी, वहां पे बहुत सारी बाइल डक्ट मिलके ये बनाती हैं, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। दिस इज आल्सो हेपेटिक डक्ट। किससे बनी, बाइल डक्ट से, ओके। ये क्योंकि लेफ्ट राइट साइड पे है तो इसको, अरे हाँ, राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड पे है तो इसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है। अब ये हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। अब दिस स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के दो ही काम हैं, स्टोरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जो सीक्रेट करेंगे ये यहाँ से होके, यहाँ से इस डक्ट को क्या बोलते हैं,
इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट या डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। ये जो है यहाँ से बाइल आता है और बाइल स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है यहाँ पे। अब ये जो नीचे आ रहा है इसको हम बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये फिलहाल के लिए इस वेसल को, इस जो ये डक्ट है इसको भूल जाओ, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, यहाँ से मिल रही है ये डक्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। एक और नाम है इसका अच्छा खासा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, डक्ट ऑफ विल्सन। याद करना है तो कर लेना। ये दोनों मिलके ये जो बना रहे हैं कॉमन सी डक्ट, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, एंड ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है इनटू द डिओडिनम, लेकिन ऐसे ही ओपन नहीं रहती है, यहाँ पे भी रिंग होता है सर्कुलर मसल का, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करता है? ये स्फिंक्टर के काम करता है भैया, जब चाहिए तब खुलेगा, जब नहीं चाहिए पैंक्रियाटिक जूस या बाइल जूस तो नहीं खुलेगा। तो ये है डक्ट सिस्टम। आगे डायग्राम है उससे फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये देखो ये आ रही है हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है, ये राइट लोब से आ रही है, ये लेफ्ट लोब से आ रही है। यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लिया, ये सिस्टिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसका अनदर नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट बना दी, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर बना दिया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो जी ओपन हो रहा है डिओडिनम में। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आई होप दिस इज क्लियर। पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास का मैक्सिमम पोर्शन जो है ये पैंक्रियास है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसको भी डिवाइड करना है, इसको हेड कहते हैं, इस बीच वाले पोर्शन को बॉडी कहते हैं, और ये पॉइंटेड एंड को टेल कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन अगर आप पैंक्रियास का डाइसेक्ट इसको काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन समझते हैं, डक्टलेस और डक्ट वाला, और 99% से ज़्यादा, इवन 99% ये जो है इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक या एक्सोक्राइन एसोनाई, एसिनाई। इनका काम क्या है? दे सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। ओके, दूसरा जो 1% है उससे कम है एंडोक्राइन पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये जो है हार्मोन सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन का मतलब क्या? ब्लड में जो सीक्रेट, ब्लड में हार्मोन ही सीक्रेट होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, हार्मोनल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब सीक्रेट करता है ये, लेकिन हमें डाइजेशन में जरूरत है फिलहाल इनकी, पैंक्रियाटिक जूस की। देखो पैंक्रियाटिक जूस जो है इट इज द रिचेस्ट जूस। इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है? कुछ भी, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें एंजाइम नहीं है। जैसे स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज। फैट के बाद क्या होता है? प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन के लिए तो बड़े बड़े हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन ये भी है प्रो इलास्टेज। भैया इतने, अब न्यूक्लिक एसिड बच गया, उसके लिए तो नहीं होगा कुछ, है ना? अरे वो भी है, न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या है? न्यूक्लियेजेस है। न्यूक्लियेजेस जैसे डीएनए को डाइजेस्ट करना हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज है, और आरएनए को करना है तो राइबो न्यूक्लियेज है। समझ रहे हो?
पैंक्रियाटिक जूस के पास हर एक न्यूट्रिएंट को, हर एक कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। सो इट इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बाय फॉर। तो ये पैंक्रियास के बारे में बस इतना ही था आई गेस। सो हमने और कौन से ग्लैंड्स थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड थे और इंटेस्टिनल ग्लैंड, सबके बारे में बात हो गई। डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। वहीं डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाना। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। स्टार्च की बात करते हैं तो देखो, खाना जो है जब फूड प्लस सलाइवा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। ये बोलस जो है डीग्लूटेशन की तरह डीग्लूटेशन या स्वेलोइंग के थ्रू जाता है इसोफेगस में, राइट। और इसोफेगस में पेरिस्टालिसिस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सॉरी स्टमक में जाता है। स्टमक में इसमें ऐड होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, राइट। और गैस्ट्रिक जूसेस जैसे ही ऐड होते हैं तो इस खाने को काइम बोल देते हैं। काइम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में टू द रेक्टम, फिर एनस और फिर डेफिकेशन बाहर निकल जाता है, राइट। ये पूरे समरी से है खाने की। अब देखो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो ओरल कैविटी की बात करें तो उसमें जो स्टार्च है 30% डाइजेशन, अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 30% डाइजेशन वैसे भी मिटाना था। स्टार्च जो है वो ओरल कैविटी में हो जाती है, ओरल कैविटी में नहीं होती एक्चुअली, सलाइवरी अमाइलेज से हो जाता है। खाना जब आया देखो जैसे ये स्टार्च है, इस पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करा। पीएच याद रखेंगे 6.8 ऑप्टिमम पीएच है सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए। ये इसको डाइसैकेराइड्स जो कि हमारा माल्टोज है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ओके। ये काम हो गया 30% ओरल कैविटी में, ओके ओरल। अब स्टमक में है कुछ क्या, स्टमक में हमने एंजाइम पढ़ा, कोई पढ़ा स्टार्च डाइजेशन का, कुछ नहीं होता स्टमक में। डिओडिनम में गए जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दो भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। पैंक्रियाटिक लाइपेज का नाम सुना है, अमाइलेज का। जो बाकी का स्टार्च है उसको उस पर ये एक्ट करेगा और उसको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब 30% यहाँ पे हो गया और रिमेनिंग यहाँ पे हो गया। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। अब इन डाइसैकेराइड्स को भी कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इनको भी, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंटेस्टिनल जूस, सक्कस एंटेरिकस। इसमें क्या होता था, डाइसैकेराइडेजेस पढ़े थे ना अभी। Just 1 second, I have to put this laptop on charging. Just 1 second. ओके तो हम डाइजेशन ऑफ स्टार्च पढ़ रहे थे एक्चुअली, कहाँ पे आ गए। सो या लेट इट बी स्टार्च, ओके। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च पढ़ रहे थे, अब स्टार्च में प्रोटीन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इंटेस्टाइनल जूस में डाइसैकेराइडेज देखे थे। ये डाइसैकेराइडेज क्या करता है, इसके भी टाइप होते हैं। देखो डाइसैकेराइड्स क्या कौन कौन से होते हैं जिनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, माल्टोज और लैक्टोज होता है, ओके। सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। इनको अब इनके मोनोसैकेराइड
यूनिट में तोड़ना है। तो ये डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज के लिए जो डाइसैकेराइड सुक्रेज, ओके, ये सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, लैक्टोज आएगा, लैक्टोज के लिए यही लैक्टेज हो जाएगा, राइट। तो ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये लैक्टोज ये हो गया, माल्टोज बचा। माल्टोज के लिए जो डाइसैकेराइड आएगा उसका नाम माल्टेज आ गया। तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये सारे क्या है, मोनोसैकेराइड्स। भैया अपना काम हो गया, डाइजेशन हो गया। स्टार्च के डाइजेशन में सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज ऐड करेगा, 30% स्टार्च की डाइजेशन हो जाए, भैया स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, जो चीज़ है डाइसैकेराइड। उसके बाद क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ऐड करेगा, जो कि रिमेनिंग स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। अब इन दोनों डाइसैकेराइड को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करने के लिए, इन दोनों डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टिनल जूसेस से एंजाइम आएगा जिसका नाम है डाइसैकेराइडेजेस। ये इनको मोनोमर्स में, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब ये दे कैन गो टू ब्लड, तो इनका अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि ब्लड में कैसे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टार्च लिखा है, लेकिन आई एम सॉरी, आई हैव टू चेंज इट, दिस शुड बी प्रोटीन्स नाउ। ओके, तो या प्रोटीन डाइजेशन जो है, माउथ में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है भैया जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। इसोफेगस में तो वैसे एंजाइम नहीं होते, तो कहाँ आएगा, स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक में कौन से सेल थे, देखो स्टमक में जो पैराइटल सेल्स थे, ये HCl सीक्रेट करते हैं, राइट। HCl जो है इट एक्टिवेट्स, देखो अब जो चीफ सेल्स थे, या पेप्टिक सेल जिनको कहा, वो पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रहे थे, राइट। पेप्सिनोजन पे ये HCl जो है इसको pH देता है 2.0 के आसपास। ओके, तो ये पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन जो है दिस इज एक्टिव। अब ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को, प्रोटियोजस, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स इनको कहते हैं, इनमें कन्वर्ट करता है। ये काम है पेप्सिन का। भाई यहाँ पे स्टमक में बस इतना ही होता है। देन वी हैव, स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। भैया पैंक्रियास के पास तो सब कुछ था ना, तो पैंक्रियास के पास इनको, अब पैंक्रियास क्या सीक्रेट करता है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो है ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। यहाँ पे क्या करते हैं कि एंटेरोकाइनेज नाम का इंपॉर्टेंट है ये भैया, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो कि ब्रश बॉर्डर ये सीक्रेट करते हैं। तो एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, ये जहां जाता है और खुद की जो एक्टिवेशन है उसको प्लस पॉइंट देता है। प्लस जो बाकी थे कौन कौन से थे, काइमोट्रिप्सिनोजन, उसको काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में, और प्रो इलास्टेज को कम हुआ। तो ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये जो सारे हैं इन पे एक्ट करेंगे, इन पे ये और ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स बना देंगे। जैसे वहां क्या बने थे डाइसैकेराइड, यहाँ पे बन गया डाइपेप्टाइड्स। अब ये डाइपेप्टाइड्स, अब फाइनल क्या होता है, देखो जैसे पूरा स्टार्च डाइजेशन को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे पहले आए बस स्टमक की जगह वहाँ सलाइवरी ग्लैंड था, तो यहाँ स्टमक गैस्ट्रिक जूस से ये एक्टिवेट हुए। अब दूसरा इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जो सीक्रेशन थी एंजाइम्स की, वहां से इनका डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्जन हुआ। अब डाइपेप्टाइड्स को जो है हमको
अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है ना। तो अमाइनो एसिड्स के लिए यहाँ पे एंजाइम होता है डाइपेप्टाइडेजेस, जो हमने अमाइनो पेप्टाइडेज बोला ना, वो वही होते हैं। स्टैंडर्ड बुक में अमाइनो पेप्टाइडेज लिखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी ये बोल रही है कि डाइपेप्टाइडेज जो है कहाँ से आए, सक्कस एंटेरिकस से। ओके, सो अमाइनो एसिड आ गए, अब जो है ये ब्लड में जाएंगे, कैसे जाएंगे पढ़ेंगे। तो ये है प्रोटीन की डाइजेशन। प्रोटीन की डाइजेशन में कुछ नहीं याद रखना भैया, स्टमक में स्टार्ट हुई, चीफ सेल्स ने पेप्सिनोजन सीक्रेट किया, HCl के इन्फ्लुएंस में आके वो एक्टिवेट हो गया, उस पेप्सिन ने प्रोटीन्स को प्रोटियोजस पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। अब जो है ये आगे वाले स्टेप में पेप्क्रियाज से जो सीक्रेशन आई, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोएलास्टेज, इन सब को जो है एंटेरोकाइनेज नाम के एक एंजाइम ने एक्टिवेट किया। इन सब ने इन पर एक्ट किया तो डाइपेप्टाइड बने। डाइपेप्टाइड पे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज या अमाइनोपेप्टाइडेज बोलो, उसने अमाइनो एसिड बना दी, और अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर्स है, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है जो हमें चाहिए थे। डाइजेशन ऑफ फैट्स की बात करते हैं। फैट डाइजेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड, बट हम जो है फैट डाइजेशन को, क्योंकि इसको इतना डिटेल में करने का कुछ टाइम लगेगा, तो डिटेल में देखना है तो दूसरी वीडियो में देखो। फिलहाल फैट डाइजेशन में क्या है, हमें जो है फैट हमारा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में डाइट में है, मान के चलो खाली ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। वैसे स्टैंडर्ड बुक पे देखें तो मोनोग्लिसराइड भी एक, पर एनसीईआरटी में इतना इतना दिया हुआ है। अब लाइपेज देखो, जो हमने टंग पढ़ी थी, टंग में भी एक लिंगुअल लाइपेज होता है। टंग जो है वहां बताना भूल गया था, टंग पे लिंगुअल लाइपेज होता है। देन गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ाया ना, चीफ सेल सीक्रेट कर रहे हैं, वो होता है। इन दोनों, ये दोनों भी डाइजेशन करते हैं फैट्स की, लेकिन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, तो इन दोनों तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो हम किसको पढ़ेंगे, हम पैंक्रियाटिक लाइपेज को पढ़ेंगे। पैंक्रियाटिक लाइपेज कहाँ से है, पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया, ये जो ट्राइग्लिसराइड थे, इनको मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड है, इन पे भी आगे जो है फर्दर, सारे तो नहीं होंगे, मतलब इन दोनों के ऊपर भी जो लाइपेज है फ्रॉम द सक्कस एंटेरिकस वो एक्ट करता है, और इनको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। ओके, तो हम जो है डाइजेशन ऑफ फैट्स को ऐसे ही पढ़ेंगे। फिलहाल डाइजेशन ऑफ फैट में याद रखनी दो टर्म, कि माइसिल होता है एक, और एक काइलोमाइक्रोन होता है। माइसिल क्या होता है कि ये जो देखो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ये जो फैट ग्लोब्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, इसको पहले इमल्सिफाई करना होता है, इस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो किया जाता है, छोटे छोटे पीसों में चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के लिए हमें चाहिए बाइल साल्ट, तो ऐसे बाइल साल्ट्स होते हैं, रुक जाओ, ये बाइल साल्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक। देखो बाकी सब फूड पार्टिकल जो है वो जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन फैट ऐसा चीज है जो वाटर इनसॉल्यूबल होता है। जब तेल वाली सब्जी खाओ तो उसके बाद जब उस डिशेस को धो तो वो बड़ी मुश्किल से निकलता नहीं, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है भैया, वो पानी में घुलेगा नहीं, तो इसलिए डिटर्जेंट डाला जाता है। डिटर्जेंट से क्या होता है, वो फैट जो है वो इमल्सिफाई होती है। इमल्सिफिकेशन वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो ये जो बाइल साल्ट है इस पे एक्ट करते हैं, तो ये जो है बाइल साल्ट भी यहाँ पे, और इसको छोटे छोटे पीसेस में, जैसे ये ऐसे जो है इस पे लग जाते हैं। इससे क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ा, राइट। सरफेस एरिया बढ़ा तो इस पे एंजाइम जो है वो जल्दी एक्ट कर पाएगा, तो इस पे लाइपेज जो है वो एक्ट करता है। लाइपेज एक्ट करता है तो ये बन जाते हैं मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड,
और कुछ जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे फैट सॉल्युबल हैं, ये भी ऐड हो जाते हैं और इसके अराउंड जो है बाइल साल्ट फिर से ऐसे कवरिंग बना लेता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, कोलेस्ट्रॉल भी होता है कभी कभी बीच में, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं माइसिल। माइसिल क्या करता है, ये जाता है सेल्स के पास, जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उनके म्यूकोसा के पास जाता है और इनको जो है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स दे देता है। अब इन सेल में क्या होता है, अगर ये एक सेल है तो ये जो मोनोग्लिसराइड है, देखो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है और ये जो है फैटी एसिड चेन, ये फैटी एसिड चेन है और ये ग्लिसरॉल बैकबोन है। अगर फैटी एसिड चेन एक होगी तो मोनोग्लिसराइड, दो होगी तो डाइग्लिसराइड, तीन होगी तो ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो यहाँ पे आओ, ये जो है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके जुड़ जाते हैं और फिर से ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। भैया जो इसने काम किया लाइपेज ने, वो सारे काम पे पानी फेर दिया इसने। अब यहाँ पे जो है, इस पे जो गोल्गी बॉडीज है, या फिर सिंपली मान लो कि इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग लगा देते हैं। देखो ये ट्राइग्लिसराइड बना और इसके ऊपर ये जैसे, ये मान लो ये प्रोटीन लिपोप्रोटीन होता है, इसकी कवरिंग बना देते हैं। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन और इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए ये जो है ब्लड में नहीं जाता है बल्कि ये जाता है लैक्टियल में, वो जो बीच में थी ना लैक्टियल, और लैक्टियल से फिर किसी वेन में जाके ब्लड में चला जाता है। सो फैट डाइजेशन के बारे में ये पढ़ा हमने। ओके, फैट डाइजेशन में क्या पढ़ा कि ये जो माइसिल क्या होते हैं, यही बाइल साल्ट जो है मोनोग्लिसराइड जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के और फैट को, उसको सराउंड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। इवन फोस्फोलिपिड्स भी होते हैं, यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स भी होते हैं, तो वो बनाते हैं माइसिल को। और माइसिल के बाद क्या आया, या माइसिल जो है वो जाता है, माइसिल जो ट्रांसफर करता है मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड टू द ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स, और इन सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दोनों जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। ट्राइग्लिसराइड के अराउंड जो है गोल्गी बॉडीज जो है एक प्रोटीन की कवरिंग बनाती है, लिपोप्रोटीन की कवरिंग। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन जो है बाय एक्सोसाइटोसिस इट लीव्स द सेल एंड एंटर्स द लैक्टियल, ये याद रखना है। अब बाइल साल्ट के बारे में वैसे तो पहले बताना चाहिए था। बाइल जूस जो कि सीक्रेट हुआ वहां से, उसमें क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट याद रखने हैं, दो होते हैं, बिलीरुबिन। Bilirubin is and it's a what can I say, it is a product which is formed by the breaking down of the hemoglobin, hemoglobin के break down से बनता है बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, ये थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का। और बाइल साल्ट्स होते हैं जो एमल्सिफिकेशन याद रखो तो अच्छी बात है, सोडियम ग्लूकोलेट, ग्लाइकोलेट, सोडियम लाइकिनो, टोरोकोलेट, टोरोकोलेट। और भी होते हैं पर ये दो मेन। ओके, देन इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड भी होता है जिसको लेसिथिन कहा जाता है, और इसके अंदर होता है भैया हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है कुछ समइंटन। तो ये बाइल जूस की वो है। बाइल पिगमेंट क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट जो है ये एक्सक्रीटरी सॉरी एंड प्रोडक्ट है ब्रेक डाउन के हीमोग्लोबिन के, तो ये जो है इंटेस्टाइन में चले जाते हैं विद बाइल जूस और बाद में वहां से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। बाइल साल्ट जो है मल्सिफिकेशन में मदद करते हैं और माइसिल वगैरह बनाते हैं। देन फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है। ये है डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो माउथ में कुछ नहीं होता है, इसोफेगस में वैसे नहीं होता है, स्टमक में न्यूक्लिक एसिड के लिए कुछ नहीं है। पैंक्रियाज जो है इंटेस्टाइन में है ना, न्यूक्लियस सीक्रेट करते हैं, अभी पढ़ा।
तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड को एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, और कई बार तो न्यूक्लियोसाइड्स में भी कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है, देखो न्यूक्लिक एसिड ऐसे चेन से बना होता है, ऐसे एक ये है, ऐसे एक शुगर होता है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस होता है, राइट। और फिर ये यहाँ से अटैच होता है, देन ये इस पूरे को अगर मैं देखूं, ये पूरा है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, और इसमें से यदि मैं फॉस्फेट को हटा दूं, कहाँ है, अगर मैं फॉस्फेट को ना लूं और इस स्ट्रक्चर को ले लूं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब जो है ये पैंक्रियास की सीक्रेशन आ गई। अब किसकी, अब सक्कस एंटेरिकस की बारी है भैया। सक्कस एंटेरिकस क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को, इन न्यूक्लियोसाइड्स को दोनों को ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रोजीनस बेसिस, जैसे न्यूक्लियोटाइडेजेस होगा जो, तो ये जो है इसको न्यूक्लियोसाइड को अलग कर देगा, न्यूक्लियोसाइड, और जो फॉस्फेट है उसको अलग कर देगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड जो है फिर इस न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट करेगा और इस न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेगा शुगर में। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये शुगर होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस में ये है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये दोनों जो हैं दीज आर द एंड प्रोडक्ट, और ये फॉस्फेट। समझ में आया? खत्म करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बक्कल कैविटी, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, टीथ। इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा होगा। जो फूड है वो आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा फॉर्म बोलस, और इसको डिग्लूटेशन और सलाइवा एलोइंग बोलते हैं खाने को अंदर करने को। ये इसोफेगस से पेरिस्टालिसिस पड़ा ना, इसोफेगस में होती है, और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो एक्टिवेट सलाइवा का सीक्रेशन पड़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होता है, लाइजोजाइम होता है, इनके फंक्शन पड़े, और 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। 6.8 pH बताया गया। माल्टोज में ये रिएक्शन दिया गया है। म्यूकोजा में जो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बताया, पढ़ लिया हमने। स्टमक को 4-5 घंटे स्टोर करता है खाने को। फूड जो है मिक्स होने के बाद काइम बन जाता है। पेप्सिनोजन फ्रॉम द पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स जो है ये एक्टिव होके जो है प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है वो प्रिवेंट करता है। और ये सब रैनिन, हाँ रैनिन के बारे में नहीं पढ़ा। रैनिन क्या होता है, इन्फेंट में होता है। कैजीन नाम का प्रोटीन होता है मिल्क में, मिल्क प्रोटीन, इसकी डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। तो बाद में एक और पैरा कैजिनेट में बनाता है, फिर उस पर रैनिन एक्ट करता है, तो वो इस तरह से प्रोटीन डाइजेशन होता है इस प्रोटीन का। तो कैजिन याद रखना, इसके लिए रैनिन होता है। लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस मूवमेंट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड सेक्रेशन। हेपाटोपैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन के बारे में बताया है, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ लेना। देखो इंटेस्टिनल गॉबलेट सेल पढ़ा हमने, सक्कस एंटेरिकस के बारे में पढ़ा, ये सारे एंजाइम पढ़ लिए। प्रोटीन डाइजेशन में सेकंड ये जो है ये पैंक्रियाटिक जूस से आया, ये पढ़ा हमने। देन सेकंड है कि ये डाइपेप्टाइड्स तो अमीनो एसिड में, ये प्रोटीन डाइजेशन हो गया। स्टार्च डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सारा स्टार्च डाइजेशन है। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियसेस जो है पैंक्रियाटिक जूस से आए, और देन सक्कस एंटेरिकस से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइडेजेस आए। देन फैट्स के लिए लाइपेज और लाइपेज, ये सब पढ़ लेना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में याद रखना फ्रक्टोज F से स्टार्ट होता है, तो फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और सोडियम आयन का भी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में अपोजिट लिखा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना। लेकिन इफ इट कम्स लाइक which one of the following is is employed to absorb the glucose, और वहां पे एक जगह एक्टिव, पैसिव और कुछ और 4 वर्ड लिखे हो तो एक्टिव ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मेजरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। तो दिस इज फॉर द लाइक वन टाइम। अगर ऑल ऑफ दिस आ जाता है कि डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेटेड से भी होता है, एक्टिव से भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस को टिक करना। वो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आगे देखते हैं तो समझ आ जाएगा।
डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स ये भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, प्रोटीन के जो भी प्रोडक्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। स्मॉल जो फैटी एसिड है वो पहले माइसिल बन रहा है, माइसिल जो है इनको ट्रांसफर कर रहा है, देन ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, देन काइलोमाइक्रोन, देन लैक्टियल में जा रहा है, लैक्टियल टू वेन में जा रहा है, और वेन से हार्ट में जाएगा, और बस सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो ये अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। अब्जॉर्प्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज अमाइनो एसिड कैरियर प्रोटीन की मदद से, फैसिलिटेटर ट्रांसपोर्ट से भी जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड डिफ्यूजन से भी जाता है, और जो है ग्लूकोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ये डायग्राम को फॉलो करना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दिस डायग्राम इज व्हाट इज द ऑथेंटिक मटेरियल। सो दिस इज अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है। अब माउथ में क्या क्या अब्जॉर्ब होता है, सर्टन ड्रग्स होते हैं, पानी होता है कुछ सर्टन ड्रग्स, एंड अब्जॉर्ब्ड इनटू द लाइनिंग, बस कुछ ड्रग्स। स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, कुछ पानी, कुछ शुगर्स और अल्कोहल, तभी तो पीने वालों को बड़ी जल्दी चढ़ जाती है क्योंकि स्टमक में ही डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स आएंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ। ओके और ये जो प्रोसेस जिसमें टिश्यू, इसको असेंबुलेशन बोलते हैं, और रिमूवल को डेफिकेशन बोलते हैं, या इजेक्शन भी बोलते हैं। बस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर कौन कौन सा है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, चाहे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन है दैट आर वेरी कॉमन। पैरासाइट्स होते हैं, ये सारे पैरासाइट्स जो हैं दीज आर नोन एज द एंडोपैरासाइट्स, राइट। ये इंटेस्टाइन में जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खून पीते हैं हमारा, और खुद जिंदा रहते हैं। और सिम्टम्स बहुत होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लॉटिंग हो जाता है। देखो एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स, ये सब जो है हर एक जो सीरियस या कुछ थोड़ा हाई लेवल का भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, सब में ये सिम्टम दिखाई देते हैं। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस पीलिया, बिलीरुबिन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, बाइल पिगमेंट यानी बिलीरुबिन, तो पीलिया हो जाता है भैया। लीवर जो है उसमें इफेक्ट होता है, स्किन, आईज का जो व्हाइट पार्ट है, कॉर्निया कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरॉइड, ये क्या करता है, ये बेचारा पिंक पड़ जाता है, आईज भी जो है येलो हो जाती है, स्किन भी येलो हो जाती है। वॉमिटिंग में क्या है, खाना जो है वो बाहर निकलना, वॉमिटिंग सेंटर याद रखना है, वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में है, और वॉमिटिंग से पहले नौजिया, चक्कर सा आता है, थोड़ा मन घबराता है, वो उसको नौजिया बोलते हैं। डायरिया क्या है, जब खाना जो है, जब जो हमें स्टूल जो है ज़्यादा बार पास हो और उनका वॉल्यूम बढ़ जाए। ये क्यों होता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो उसकी वजह से जो है पानी पानी निकलता है। कॉन्स्टिपेशन में अब्जॉर्प्शन अगर पानी का ज़्यादा हो जाए तो फीसस हार्ड हो जाते हैं, या ज़्यादा देर अगर हम क्या बोलते हैं फीसस को डेफिकेट ना करें तो वो फीसस जो है हार्ड हो जाते हैं, और देन वो दे कैन नॉट कम आउट, दे कैन नॉट बी डिस्चार्ज। तो हार्ड बहुत होता है उसको डिस्चार्ज करना, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे रीज़न है, खाना कुछ स्पाइसी खा लिया, तला हुआ खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, स्पाइसी खा लिया, जंक फूड खा लिया, एंजाइटी डिप्रेशन से भी होता है। और एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो है डाइजेशन को प्रमोट करता है, और ये जो है इसको नेगेटिव करता है, कम करता है, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस की सीक्रेशन की बात। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो ये, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, नींद आती है, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बहुत नींद आती है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होने होता है तभी गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ती है। और सिंपैथेटिक जब एनर्जी वाला, जब देखो जब क्या बोलते हैं, जब किसी जगह से कुत्ता लग जाए तो कितना तेज दौड़ता है, तो उस समय सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। जब हम बड़ी अटेंशन से कोई काम करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो उस समय जो है डाइजेशन जो है वो रुक जाती है, या कहीं कि डाइजेशन जो है वो बहुत पुअर होती है। तो स्ट्रेस के समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट नहीं हो पाते और हमें जो है इंडाइजेशन होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। इवन अगर आप ये वाला देखिए, कहाँ गया वो लाइन, या ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ें,
तो ये कह रहा है कि हम जब खाने को देखते हैं, खाने को टेस्ट करते हैं, स्मेल इवन, वो उससे हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये स्मेल, व्यू, थिंकिंग, टेस्ट, ये जो है हमारे ब्रेन में जाते हैं और कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स को एक्टिवेट करता है। नर्व्स जो है सलाइवरी ग्लैंड्स को जो है प्लस देते हैं कि भैया अब सलाइवा सीक्रेट करो, तो इसलिए सैलिवेशन होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक एंड इंटरनेशनल आर सिमिलरली स्टिमुलेटिव एंड न्यूरल सिग्नल, और जो है हार्मोनल सिग्नल भी होते हैं। कैन बी मॉडरेटिव एंड न्यूरो मैकेनिज्म, बोथ लोकल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द ये हार्मोनल कंट्रोल। लेकिन इसमें ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ नाम दिया नहीं गया, तो इसलिए हम ज़्यादा पढ़े भी नहीं है, तो आप इसको पैराग्राफ को जस्ट रीड कर लेना। So yeah, thank you for watching. With this we complete our digestive system in one shot. If you want more videos like this, then let me know in the comment section below. Thank you for watching.